देखिए दोस्तों, हमने पहले देखा था इंट्रोडक्शन किसका, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 का। तो आज शुरू करते हैं इसकी परिभाषाएं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और एग्जाम्स में आती ही हैं। तो शुरू करते हैं इसका सेक्शन 1 और सेक्शन 2, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967। तो देखिए सेक्शन 1 वैसे ही होता है जैसे कि टाइटल है, क्या नाम होता है और उसका कमिटमेंट कैसे होता है, कहाँ का इन्फोर्स होता है। तो देखिए संपूर्ण भारत पर यह अधिनियम लागू किया गया है और इसका जो क्राइटेरिया है वो बहुत ही विस्तारित है। जैसे कि इसमें भारत के बाहर भारत के नागरिकों पर यह लागू किया जाता है। इसके साथ साथ ये ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट जो भारत में हो या उसके बाहर हो उन पर भी ये लागू किया जाता है। साथ ही रजिस्ट्रीकृत जो भारत में रजिस्ट्रीकृत पोत और वायुयान पर के व्यक्ति हैं, चाहे वे कहीं पर भी हों, उन पर भी ये अधिनियम लागू किया जाता है। तो काफ़ी विस्तारित है ये अधिनियम। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं सेक्शन 2। इसमें बहुत सारी परिभाषाएं दी होती है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये किसी भी एक्ट का। तो देखिए इस एक्ट में जो पार्ट है अपना सेक्शन 2, उसके सबसेक्शन ए में क्या कहा गया है, वो कहा गया है संगम के बारे में। तो संगम क्या होता है, देखिए व्यष्टियों का कोई समुच्चय निकाय से विपरीत है। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु फिर भी एग्जाम की दृष्टि से एक बार देख लेने में ज़्यादा ठीक रहेगा। देखिए दूसरी जो सेक्शन है, सेक्शन बी की बात हम करते हैं। ये भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग का अध्यर्पण के बारे में बताता है। तो इसके अंतर्गत ऐसे किसी भाग पर किसी विदेश के दावे का ग्रहण किया जाना होता है। तो ये सेक्शन बी था। सेक्शन सी संहिता की बात करता है। काफ़ी पूछा जाता है कि संहिता से इस एक्ट में क्या अभिप्राय है। तो संहिता से जो अभिप्राय है वो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के बारे में ये बात करता है, उसी से इसका अभिप्राय है। संहिता सेक्शन 2 के सबसेक्शन सी में दिखाया गया है। सबसेक्शन डी में कहता है कोर्ट के बारे में, न्यायालय के बारे में ये कहता है कि अपराधों का विचारण करने के लिए अधिकारिता रखने वाला कोई दंड न्यायालय अभिप्रेत है। इसमें NIA जो राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण अधिनियम 2008 की धारा 11 के अधीन और 21 के अधीन कोई गठित विशेष न्यायालय सम्मिलित है। देखिए इस बारे में NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी एक्ट जो है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2000, इसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं। आप उसमें इसके बारे में डिटेल देख सकते हैं कि सेक्शन 11 और सेक्शन 21 क्या है। माफ़ कीजिएगा। सेक्शन 2 के सबसेक्शन ई की तरफ चलते हैं, जो अभिहित अधिकारी के प्राधिकारी के बारे में बात करता है। तो ये कौन होता है, आप बेयर एक्ट से कंसिडर करिए। हम ब्रीफ में आपको बता रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी आपको यह चीज़ें याद हो सकें। तो इसमें कहा गया है सेंट्रल के बारे में कि ज्वाइंट सेक्रेटरी कम से कम होना चाहिए, और स्टेट के बारे में कहा गया कि सेक्रेटरी कम से कम होना चाहिए, उसे ही अभिहित प्राधिकारी माना जाता है। इसके कई सबसेक्शन में और भी सबसेक्शन ABCD है, जिसमें आर्थिक सुरक्षा आदेश व्यक्ति के बारे में कहा गया है, जिसे आप बेयर एक्ट से कंसिडर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट F में विहित है। तो विहित का जैसे कि होता है कि इसे अधिनियम के अधीन जो बनाए गए नियम है उनके द्वारा विहित जो चीज़ें हों उसके बारे में कहा गया है। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आतंकवाद के आगम के बारे में बताया गया है सबसेक्शन G में। तो इसमें संपत्तियां ऐसी अभिप्रेत है जो आतंकवादी कार्य करने से व्युत्पन्न हुई हो या अभी प्राप्त की गई हो। इसी में कहा गया आतंकवादी कार्य के लिए, आतंकवादी गैंग या आतंकवादी संगठन के लिए इस प्रकार की जो संपत्तियां वो यूज की जा रही हैं, तो इसे आतंकवाद के आगम के नाम से जाना जाएगा या आतंकवाद का आगम कहा जाएगा। सेक्शन G के बाद हम चलते हैं H में। से संपत्ति के बारे में बात कहा गया है कि कोई भी हो, मूर्त अमूर्त हो, जंगम स्थावर हो, भौतिक अभौतिक हो, यात्री चेक हो, बैंक चेक हो, मनी ऑर्डर, शेयर, प्रतिभूति, बंधपत्र, ड्राफ्ट, प्रत्यय पत्र, नकदी और बैंक खाते, कुछ भी चीज़ें जो है वो संपत्ति के अंतर्गत कंसीडर की जाएगी। तो ये था सेक्शन 2 का सबसेक्शन H। I कहता है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग का संघ से विलय हो जाना। इस बारे में अब जो हम सेक्शनों की बात कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। J में राज्य सरकार के बारे में बात कही गई है, और K जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आतंकवादी कार्य। तो ये आतंकवादी कार्य क्या होता है इसे हम सेक्शन 15 में डिटेल में देखेंगे। तो इसमें यही कहा गया कि सेक्शन 15 में जो अर्थ है वही अर्थ इसमें लिया जाएगा। और इस बार के के बाद सबसेक्शन L की बात करते हैं। इसमें आतंकवादी गैंग के बारे में बात कही गई कि आतंकवादी संगठन से भिन्न कोई संगठन है तो उसे आतंकवादी गैंग कहा जाएगा। तो आतंकवादी संगठन की बात हुई तो इसे M में डिफाइन किया गया कि आतंकवादी संगठन कौन है। तो इसमें कुछ शेड्यूल हैं दोस्तों। इस
एक्ट के शेड्यूल 1 में अनुसूची में बहुत सारे सूचीबद्ध संगठन है, इसे आतंकवादी संगठन कहा गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि KL और M यानी आतंकवादी कार्य, आतंकवादी गैंग और आतंकवादी संगठन के बारे में बात करता है। इसके बाद इम्पोर्टेंट एक और है जो है N, सबसेक्शन N, इसमें अधिकरण के बारे में बात किया है, जिसे हम डिटेल में देखेंगे। इसमें कहा गया कि धारा 5 के अधीन जो गठित अधिकरण है वही इसे माना गया अधिकरण। तो धारा 5 में क्या है हम बाद में डिटेल में आपको बताते हैं। और इसके बाद N के बाद O है, O यानी विधि विरुद्ध क्रियाकलाप के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में कार्य करके या बोलेगा या लिखेगा या संकेत या दृश्य रूपण को भी शामिल किया। इसके द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई या विपरीत है जैसे कि अध्यापन हो या प्रभुत्ता या अखंडता के बारे में कोई संकट उत्पन्न हो और भारत के विरुद्ध विद्रोह कारित करती हो, इस तरीके की यदि कोई चीज़ें हैं शामिल है तो वो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप के अंतर्गत माने जाएंगे। आगे हम चलते हैं O के बाद KLM, इसमें हमने आतंकवादी चीज़ों के बारे में बात की थी। O में विधि विरुद्ध क्रियाकलाप बात की थी। P में कहते हैं विधि विरुद्ध संगम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विधि विरुद्ध संगम में वही चीज़ कहा गया है कि जो विधि विरुद्ध क्रिया है व्यक्तियों को प्रोत्साहित करता है या सहायता करता है, इस तरीके का कोई यदि संगम है जिसका ऐसा उद्देश्य है तो वो विधि विरुद्ध संगम कहलाएगा। आप बेयर एक्ट से कंसिडर कर सकते हैं। और ख़ास यहीं तक है क्यू में कहा गया है कि जो इसमें परिभाषित नहीं है वो संहिता में परिभाषित है तो उनके संहिता क्या है। तो संहिता हमने पहले ही देख चुका है कि इसमें CRPC के बारे में बात की। तो देखिए ये यहीं तक परिभाषाएं आप निश्चित तौर पे आगे भी वीडियो जाए तक हम इसका डिटेल ज़रूर आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।